नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और कहा जाए तो बिहार की बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि बिहार के 3 जिले में भरपूर खनिज खजाना मिला है। अब इसको लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार तैयारी शुरू कर दी है कि खनन कैसे किया जाना है, किस तरह से आगे काम बढ़ाना है। कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज मिले हैं, जरा उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि की बात की जा रही है, जरा इसको भी हम विस्तार से देखेंगे। चूंकि बिहार हम सब जानते हैं कि एक ऐसा राज्य है जहां पर राजस्व की प्राप्ति सरकार को अधिक नहीं हो पाता है। तो अगर इस तरह के खनन बिहार में मिल रहे हैं तो निश्चित तौर पर बिहार के लिए ये बहुत शुभ होने वाला है। और इससे पहले भी हम लोग जानते हैं, बिहार में एक जगह पड़ता है जमुई। जमुई के विषय में आप जानते हैं कि जमुई में सोने का भंडार मिला है ना। और इस देश में जितना गोल्ड का भंडार मिला है उसका तकरीबन अगर देखा जाए तो 44 से 45% आपको बिहार से ही आता है। वह जमुई डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला है। उसको लेकर के पहले ही सरकार जो है काम शुरू कर चुकी है। तो यहां पर कुल मिलाकर के जो 3 डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है साथियों, आप लोग ध्यान रखिएगा। 72वीं बीपीएससी जो लोग देने वाले हैं, एडीओ का बिहार में एग्जाम चूंकि प्रीलिम्स कैंसिल हो गया था, उन सभी के लिए बहुत जरूरी है ये 3 डिस्ट्रिक्ट। एकदम नोट कर लीजिए, रोहतास, गया, औरंगाबाद। एक बार मैप पर दिखा देता हूं कहां पर है। अच्छा, जमुई में क्या है? गोल्ड। ध्यान रखिएगा, अगर जमुई का पूछा जाए तो ये अलग से। अभी हम जो चर्चा करेंगे वो 3 डिस्ट्रिक्ट का, देखिए तीनों जो है एक साथ लगा हुआ ये डिस्ट्रिक्ट है। यहां पर गया, अब गया का नाम हो गया है गया जीत, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा औरंगाबाद और रोहतास, ये तीनों जगह पर जो है ये खनिज मिलता हुआ नजर आया है। और खनिज में भी अगर कहा जाए 3 डिस्ट्रिक्ट में तो दुर्लभ खनिज मिला है। रेयर मिनरल्स के भंडार बड़े संख्या में यहां पर देखने को मिला है। और बिहार के लिए आर्थिक तौर पर और औद्योगिक तौर पर एक नई संभावना यहां पर देखने को मिला है। जो रिपोर्ट्स अभी तक पता चला है उसके अकॉर्डिंग यहां पर कहा गया है कि जिन खनिजों की प्राप्ति की गई है, जिसके भंडार होने की बात की गई है, उससे भारत के रक्षा क्षेत्र को बहुत ज्यादा बेहतर कामयाबी मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा विशेषकर लड़ाकू विमान की बात करेंगे, जो फाइटर एयरक्राफ्ट होता है, इसके अलावा जो मिसाइल बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और हाईटेक उद्योग में जो काम किया जाता है, वो तमाम दुर्लभ खनिज बिहार में मिले हैं। तो इस वर्ष से इन क्षेत्रों में खनन कार्य यानी कि जो माइनिंग की बात करते हैं उसकी शुरू होने की संभावना भी जताई गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब विस्तार से जरा चलते हैं। ये एरिया आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। कि हाइलाइट्स जरा देखेंगे किन जिले में, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट पहले बता दिया हूं। और यहां पर जमीन के नीचे मूल्यवान खनिज हमें प्राप्त हुआ है। कौन कौन से खनिज मिला है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, तो इसको ध्यान रखिए। पहले के अगर देखेंगे यहां कई रणनीतिक और औद्योगिक खनिज पाए गए हैं जिसका आधुनिक तकनीक में उपयोग होता है। यानी कि जैसे आधुनिक तकनीक की बात करेंगे, जैसे मैं मिसाइल की कहा, एयरक्राफ्ट की बात किया, तो उसके लेकर के अब मिला क्या क्या है? निकेल मिला है, इसके अलावा क्रोमियम मिला है, इसके अलावा प्लेटिनियम ग्रुप मिनरल्स मिला है। देखिए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी मिले हैं। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स वही है जिसको लेकर के भारत सरकार लगातार चीन के सामने जो है प्रस्ताव रख रही है कि ये दीजिए, चूंकि चीन के पास ये बहुत ज्यादा है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और भारत के पास इसकी संख्या बहुत कम है। जरूरत है आज के समय। अब चीन भारत को नहीं देना चाहता है। इसकी वजह क्या है? चूंकि रेयर अर्थ मिनरल्स जो होता है, ये एलिमेंट्स जो है, इसका प्रयोग चीन को डर है कि भारत अपने रक्षा उपकरण में कर सकता है। अब चूंकि भारत और चीन जो है देख रहे हैं, सामरिक दृष्टिकोण से दोनों का लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, पड़ोसी देश हैं, 36 का आंकड़ा चलता रहता है। तो कुल मिलाकर के चीन नहीं चाहता कि भारत को ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हम दें, तो इसकी कमी है भारत के पास। लेकिन जिस तरह से बिहार से एक शुभ संकेत आया है और भारत के पास अगर यहाँ पर भंडार जिस तरह से बात की जा रही है और इस एलिमेंट का भंडार ज्यादा होता है, तो ये भारत के लिए बहुत बेहतर होने वाला है। हमें किसी और कंट्री के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने ही राज्य बिहार पर इस चीज को लेकर के निर्भर रह सकते हैं। इसके अलावा आयरन और जो है लौह अयस्क, इसकी भी प्राप्ति होने की बात कही गई है। अब लड़ाकू विमान में इन खनिजों का उपयोग कैसे होता है? अगर निकेल की बात करेंगे तो जेट इंजन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। हाई टेम्परेचर सहन करने की क्षमता निकेल की काफी अच्छी मानी जाती है और फाइटर एयरक्राफ्ट के टरबाइन पार्ट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा
निकेल के अलावा जो मैंने चर्चा किया था क्रोमियम की। अब देखिए क्रोमियम जो होता है ना, जैसा कि आप सब पढ़े भी होंगे केमिस्ट्री में कि क्रोमियम क्या करता है, स्टील को काफी मजबूत करता है और जंग रोधी भी बनाता है, यानी कि कह सकते हैं कि स्टील को खराब होने से बचाता है। और दूसरे शब्द में कहा जाए, अगर आपसे प्रीलिम्स में पूछ ले कि स्टील के लाइफ साइकिल को कौन इंक्रीज कर देता है, तो क्रोमियम। केमिस्ट्री में पढ़ा था ना ये सब, क्लास 6, 7 इस सब में पढ़ा होगा, नहीं तो 11, 12 या 10th में तो पढ़ा ही होगा आपने। तो वही बातें यहां पर की जा रही है। अब ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में साइंस से, मैं टेक नहीं कह रहा हूं यहां पर, मैं केवल साइंस कह रहा हूं, साइंस से कम 25 प्रश्न होता है ना। और करंट अफेयर्स का अलग से 20 आता है, या 30 कह लीजिए, बल्कि 30 आता है बिहार स्पेशल से, और ये बिहार में मिला है। तो आप सोच सकते हैं 55 के में से कहीं से भी एक प्रश्न ही आ सकता है। इसके अलावा रक्षा उपकरण में उपयोग होगा, और जो सबसे अधिक कहूंगा मैं आपको, अच्छे से तैयार करिए, रेयर अर्थ मिनरल्स, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। क्या क्या? रडार सिस्टम, मिसाइल गाइडेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और एडवांस सेंसर्स में। ठीक है, तो ये सारे चीजों में, अब देखिए यहां पर इसीलिए आपको दिख रहा है ना, चीन इसीलिए नहीं भारत को रेयर अर्थ मिनरल्स देना चाह रहा है कि भारत अपने रक्षा उपकरण में इसका इस्तेमाल कर सकता है। अब केंद्र सरकार, यहां पर जो मिनिस्टर हैं प्रमोद कुमार खान एवं भूतत्व मंत्री बिहार के, उनका क्या कहना है? केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण दुर्लभ खनिजों के 14 ब्लॉक की पहचान की है बिहार में, जिनकी नीलामी जल्द शुरू होने की संभावना है। क्योंकि माइनिंग किया जाएगा नीलामी के बाद ही, केंद्र सरकार की तरफ से नीलामी की जाएगी, जो बिहार सरकार इसके लिए एनओसी देगी। ठीक है, एनओसी निश्चित तौर पर मिलना चाहिए, जिसको लेकर के बिहार सरकार ने कहा है कि हम ये दे देंगे। तो अब इसके कहने का मतलब, जैसे ही एनओसी की बात आ गया, मंत्री महोदय कह रहे हैं, तो कहने का तात्पर्य हो गया कि अब यहां पर माइनिंग का काम आसानी से किया जा सकता है। और एक बार माइनिंग का काम हो गया तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने लग जाएगा, बिहार में इंडस्ट्री लगने लग जाएंगे आसपास में। और बिहार की एक बड़ी समस्या जो है पलायन, है ना, वह पलायन का दर यहां पर काफी अधिक गिर जाएगा। तो ये बिहार के लिए अच्छा होने वाला है। अब देखिए यहां पर आपने ध्यान होगा, मंत्री जी ने क्या कहा? 14 ब्लॉक की पहचान की गई है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने ब्लॉक की पहचान? तो 14। अब 10 ब्लॉक उसमें से जो नीलामी किया जाएगा वो केंद्र सरकार अपने पास रख रही है। चूंकि देखिए केंद्र सरकार का इन्वॉल्वमेंट इसमें होगा, है ना, खनन की बात है, तो ऐसा नहीं कि राज्य सरकार पूरा उस पर अपना आधिपत्य जमा सकती है। तो 10 ब्लॉक की नीलामी कौन करेगी? केंद्र सरकार। अब यहां पर मैं आपको क्रम संख्या 10 बता देता हूं, ब्लॉक का नाम बता देता हूं, और खनिज कौन सा होगा और कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट तो 3 ही है ना, गया जी, रोहतास, औरंगाबाद। इसी तीनों में घूम फिर करके आपके प्रश्न आने वाले हैं। जैसे कि पिपराडीह भुरबा अगर देखा जाए तो ग्लूकोनाइट ब्लॉक, तो यहां पर ग्लूकोनाइट और डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा? रोहतास। तो खनिज और डिस्ट्रिक्ट इसमें दिया है, और इसमें ब्लॉक का नाम आपको दे दिया है। आप चाहें तो इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट एक लेकर के रख लें, ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है। ठीक है, ये 10 यहां पर कौन? केंद्र सरकार के द्वारा। आगे अब 4 बच गया, तो यहां पर इस खनन ब्लॉक की नीलामी जो है किसके द्वारा की जाएगी? राज्य सरकार के द्वारा। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि राज्य सरकार को लेकर के जिसकी बातें की जा रही है, ये आपसे बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि राज्य सरकार को इसका अधिकार मिला है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे ब्लॉक का नाम दे दिया गया है, और खनिज कौन कौन, जैसे कि यहां पर देखेंगे भोरा, थकरा, लाइम, तो यहां पर स्टोन ब्लॉक होगा, लाइम स्टोन, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? रोहतास। ऐसे यहां पर जमुई को लेकर के बात की गई है। देखिए जमुई को लेकर के मैंने इसलिए पहले भी हिंट आपको दिया था कि जमुई से भी प्रश्न बन सकता है। जमुई में भी कई तरह के खनिज हैं, और गोल्ड को लेकर के मैंने बताया है कि पूरे देश में सबसे अधिक गोल्ड कहीं है तो वह बिहार में है, और बिहार में तकरीबन एक ही जगह है, वो जमुई में, जहां पर पहले से ही खनन का काम शुरू किया जा चुका है। सरकार इसको लेकर के बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है, तो यह भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, फिर ऐसे ही बांका देखेंगे, तो यानी कि ये एरिया, अब देखिए ये एरिया जरा ध्यान देना है कि कौन सा पट्टी है। इसको रब करता हूं जरा, और फिर से आपको यहां पर लाता हूं। यह हिस्सा देखिएगा, बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा है ना, ये वाला, ये पूरा आपको जमुई और ये बांका, ये वाला पट्टी आप ध्यान रखिएगा, नीचे का एकदम दक्षिण के हिस्से से। ठीक है, इससे आगे कहा क्या दिखेगा आपको? झारखंड। तो झारखंड पहले ही खनन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में का जब बंटवारा हुआ नवंबर 2000 ईस्वी में, तो बिहार के पास जितने खनन थे वो किसके पास चला गया? झारखंड के पास। और बिहार के पास बच गया पानी और कीचड़, यानी कि कृषि बचा,
बाढ़ की एक समस्या बची। लेकिन समय के साथ बिहार सरकार को, हमारे देश की सरकार को, वैज्ञानिकों को यह लगा कि यह झारखंड से जो है एकदम सटा हुआ जगह है, झारखंड में इतने सारे मिनरल्स हैं, तो क्यों नहीं इस एरिया में क्या किया जाए, R&D, क्या होता है ये, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया जाए। यानी कि इस एरिया में हम रिसर्च करते हैं, खनन का काम थोड़ी बहुत करके देखते हैं कि क्या वाकई यहां भी मिनरल्स हैं। और जब पिछले 3-4 साल से यहां पर काम कराया जा रहा है मिनरल्स का, तो अप्रत्याशित जो परिणाम कहते हैं ना, वह निकल के आया, सरकार को प्राप्त हुआ और चौंक गई। चूंकि यहां पर देखेंगे सोना, इस एरिया में देखिए रेयर अर्थ मिनरल्स प्राप्त हुआ है। अब एक उत्साह बढ़ा है। चर्चा यह भी चल रही है कि बिहार के कई जगह पर अगर देखा जाए, खास करके उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल किया गया है, जहां पर ऑयल रिजर्व की बात की जा रही है, गैस रिजर्व की बातें की जा रही है, उसकी भी खनन की बात की जाएगी। तो एक कॉन्फिडेंस यहां पर कह सकते हैं कि बढ़ा है। अब चलिए जरा यहां पर आते हैं फाइटर जेट को लेकर के। हमने चर्चा किया फाइटर जेट बनाने में इस्तेमाल क्या होता है, टाइटेनियम, इसकी भी प्राप्ति हो रही है। टाइटेनियम क्या होता है, अगर फाइटर जेट की बात कराएंगे तो इसका स्पीड आप जानते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के इसे बेहद मजबूत होना पड़ेगा, जिस भी एलिमेंट से हम बनाएंगे। तापमान को अधिक सह सके ये। लड़ाकू इंजन जो विमान होता है, उसके इंजन का अगर आप तापमान की बात करेंगे ना, तो वह तकरीबन 2000 डिग्री सेल्सियस से अधिक चला जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी एलिमेंट होगा उतने टेम्परेचर को झेल सके, है ना, नहीं तो क्रैश कर जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसलिए फाइटर जेट के इंजन के पार्ट जो है वह टाइटेनियम अलॉय से बनाए जाते हैं। अलॉय होता है, ध्यान रखिएगा। टाइटेनियम अलॉय का इस्तेमाल हेलीकॉप्टर, युद्धपोत और मिसाइल बनाने में होता है। यानी कि जिसको भी टेम्परेचर ज्यादा झेलना है, बस ये बात ध्यान रखना है। सुखोई Su-30 MKI में टाइटेनियम और एल्यूमिनियम अलॉय से बना एयर फ्रेम लगा है। स्वदेशी लड़ाकू विमान हमारा कौन सा एक है, तेजस। तेजस के एयर फ्रेम में भी टाइटेनियम का ही इस्तेमाल हुआ है। और टाइटेनियम सबसे ज्यादा जो है बायो कंपैटिबल धातुओं में से एक माना जाता है। ठीक है, इंसानी शरीर में इसे बड़ी मात्रा में बिना किसी नुकसान के जो है झेल सकता है। और इसीलिए टाइटेनियम अलॉय का इस्तेमाल सर्जिकल इम्प्लांट कराने में होते हैं। कई बार लोग सर्जिकल वगैरह कराते हैं ना, सर्जरी वगैरह होता है किसी एक्सीडेंट वगैरह में, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सारी बातें तो हो गया कि कहाँ कहाँ क्या क्या इस्तेमाल किया जाएगा। हम लोगों की सामान्य जिज्ञासा है कि कब से खुदाई शुरू होगा, माइनिंग का काम कब से होगा, बिहार में कब से इंडस्ट्री लगने शुरू होंगे। तो एक रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा मिनरल ब्लॉक्स आवंटित किए गए हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि 10 का केंद्र सरकार को मिलेगा। इसी वर्ष माइनिंग प्रोसेस शुरू करने की संभावना बताई जा रही है और सर्वे और एक्सप्लोरेशन का कार्य तेजी से किया जा रहा है कि अगर इस एरिया में खनन किया जाए तो कैसे किया जाए। चूंकि देखिए खनन के साथ ना बहुत सारे चैलेंजेज होते हैं। आपने कश्मीर का या मणिपुर की घटना वगैरह सुना होगा, जिसमें खनन में बहुत सारे मजदूर फंस गए थे। हालांकि समय पर अलग अलग खनन की बात की जाती है, खास करके कोयला का खदान जो होता है वहां ज्यादा एक्सीडेंट होता है, लेकिन फिर भी बाकी खनन के एरिया में भी एक्सीडेंट की संभावना रहती है। स्थानीय लोगों को चुनौती हो सकता है। तो इन तमाम चीजों से बहुत सारी सावधानियां रखी जाती है। इसलिए मिनिस्टर साहब ने कहा कि भाई पहले तो है NOC, है ना, तो ये आपको मिलना चाहिए और बिहार सरकार इसको लेकर के तैयारी कर रही है। रणनीतिक महत्व की बात करेंगे, भारत अभी कई महत्वपूर्ण खनिजों के लिए विदेशों पर निर्भर है, जिसको लेकर के सबसे महत्वपूर्ण मैंने रेयर अर्थ मिनरल्स का लेकर के कहा। अब अगर इसका बिहार से सफल चीजें प्राप्त हो जाता है, सफलता मिल जाती है, तो जो हम आयात कर रहे हैं विदेशों से खनन का, वह क्या होगा, कम होगा। तो हमारा आयात बिल क्या होगा, वह कम हो जाएगा। तो हमारे पास जो फॉरेक्स है, विदेशी मुद्रा का भंडार है, उस पर बोझ कम पड़ेगा। अभी मोदी जी बोले ना कि भाई विदेश यात्रा मत कीजिए, गोल्ड मत खरीदिए 1 साल तक, है ना, शादी विवाह में बहुत खर्च मत कीजिए। ये सब क्यों कहा गया था, ताकि फॉरेक्स हम ये खर्च ना करें, फॉरेस्ट पर दबाव ना पड़े। क्योंकि जो गोल्ड हम बाहर से खरीदेंगे तो हमारा आयात बिल बढ़ेगा। हम आयात कर रहे हैं गोल्ड बाहर के देशों से, तो हमें डॉलर में देना पड़ेगा, उसे चुकाना पड़ेगी रकम। ठीक है, तो यही वजह था। तो कुल मिलाकर के यहाँ आयात कम होगा तो आयात बिल भी कम होगा। हमारा रक्षा क्षेत्र अपने आप मजबूत होना शुरू हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत को लेकर के जो हमने एक संकल्प लिया है वह हम कर पाएंगे और मेक इन इंडिया को ताकत मिलेगा। और इन तमाम चीजों के माध्यम से हम जो चाहते हैं 2047 तक हम क्या चाहते हैं कि अपने आजादी का जब हम 100 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि अभी कौन सा काल चल रहा है, अमृत काल,
तो 47 तक हम विकसित देश बनना चाहते हैं, और विकसित देश बनने के लिए निश्चित तौर पर जिन कुछ चीजों की हमारे पास जरूरत था वो मिनरल्स चाहिए थे, और बिहार उसको लेकर के आगे आता हुआ नजर आ रहा है। बिहार की अर्थव्यवस्था को क्या फायदा होगा, भारत की हम बात कर लिए, आर्थिक लाभ होगा। बिहार में युवा बहुत ज्यादा हैं। बिहार की फर्टिलिटी रेट इस देश में नहीं, इस दुनिया में 3-4 देशों को छोड़ दे तो सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट बिहार का है। यानी कि बिहार में लंबे समय तक युवा जनसंख्या रहने वाली है। कुल मिलाकर के जहां भी जिस जगह पर भी युवा जनसंख्या होगी तो वहां पर क्या होगा बताइए, रोजगार की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो रोजगार मिलेगा हजारों लोगों को। चूंकि बड़े स्तर पर यहां पर माइनिंग होगा तो हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा माइनिंग के जरिए से, ट्रांसपोर्टेशन, इसके अलावा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बहुत सारे आसपास इंडस्ट्री खुलेंगे तो ये सब फायदा होगा। स्टील इंडस्ट्री बनेगा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, जो बिहार कहा जाता था कि वहां पर इंडस्ट्री का हब नहीं है। जिस तरह से आपने देखा कि अदानी गए थे, गौतम अदानी बिहार, और कहा कि अगले 4-5 सालों में बिहार में 40,000 करोड़ से लेकर के 60,000 करोड़ तक का हम निवेश करेंगे। अब जरा सोचिए यहां पर कितनी इंडस्ट्री आने वाली है जब मिनरल्स आ गया है। तो बिहार सरकार के राजस्व में ताबड़तोड़ वृद्धि होने वाली है, रॉयल्टी मिलने वाला है, टैक्स अधिक होगा, और बिहार की जीडीपी में योगदान भी बढ़ने वाला है। तो कुल मिलाकर के जिस बिहार को हम लगातार कह रहे थे कि बिहार की कायाकल्प कैसे होगा, देखिए बिहार ने ये रास्ता खुद बता दिया है। जमीन के अंदर से गड़ा हुआ खजाना जो है बिहार में निकल पड़ा है। तो खुदाई यहां पर शुरू होने की बात कही जा रही है। हालांकि कुछ पर्यावरण की चुनौतियों को लेकर के बात है, इसीलिए यहां पर कहा गया कि एनओसी पहले लेना होगा, उसके बाद माइनिंग का काम किया जा सकता है। कुछ चुनौतियां चूंकि जो आएंगी, संभावित समस्याएं में जंगलों को नुकसान हो सकता है, पर्यावरण के इशूज से देखेंगे, पेड़ पौधे की कटाई होगी। देश भर में टेम्परेचर देख रहे हैं, पूरा देश जो है एकदम झुलस रहा है, उसमें टेम्परेचर और बढ़ने की बात होगी तो लोग और कुछ एनजीओ वगैरह विरोध करेंगे। जल प्रदूषण होगा, माइनिंग का काम जहां भी होता है वाटर पॉल्यूशन होगा ही होगा वहां पर। तो अब यह देखना होगा कि उस एरिया में पेयजल की व्यवस्था कैसे की जाएगी। विस्थापन की समस्या बड़े स्तर पे आने वाली है, ठीक है। और बिहार की बात समझ लीजिए, बिहार एक ऐसा राज्य है इस देश में जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी इस देश में सबसे अधिक है। ये बात आप पहले जान रहे हैं। अब पॉपुलेशन डेंसिटी है यानी कि लोगों के पास रहने तक को घर नहीं है ना, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है। उस स्थिति में अगर लोगों से आप कहेंगे कि आप जिस गांव में रह रहे हैं वहां पर मिनरल्स लिखने हैं तो आपको गांव खाली करना पड़ेगा, तो क्या लगता है लोग आसानी से करेंगे? यानी कि विस्थापन की समस्या आएगी। हालांकि मुआवजा नीति को लेकर के कल ही बिहार सरकार ने, आपको मैंने जो लेक्चर पढ़ाया था उसमें बताया था कि बिहार सरकार ने नियम चेंज किया है, जिसके अंदर कहा गया है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र का जमीन होगा तो उस जमीन का जो भी सर्कल रेट होगा या मार्केट रेट जो गवर्नमेंट तय करेगी उसका 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं गांव में कोई प्लॉट है, इसका 10 लाख मार्केट रेट है गवर्नमेंट के हिसाब से, तो 4 गुना यानी कि 40 लाख जो है उस किसान को मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा कहा कि 10% जो है एक्स्ट्रा प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। तो इस प्लॉट का आप निकालेंगे तो आपको हो जाएगा 4 लाख, 10% है ना। तो कुल मिलाकर के इस कंडीशन में, इसी उदाहरण के तौर पर ले तो 44 लाख उस किसान को मिलेगा। क्लियर हो रहा है? शहरी क्षेत्र का भी इस तरह से किया गया, उसमें 2 गुना दिया जाएगा। ये ग्रामीण का है। और शहरी क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण सरकार करेगी तो जो भी राशि है सर्कल रेट, मान लेते हैं वो 10 लाख है तो इसका 2 गुना तो 20 लाख मिलेगा। और 4% यहां भी, ये इसको एक्स्ट्रा कर दीजिए। तो कुल मिलाकर के ये क्यों किया जा रहा है? इन्हीं चीजों को लेकर के कि बिहार सरकार अगर आप चाह रही है कि विकास करना है, इंडस्ट्री लगाना है तो भूमि चाहिए। भूमि अधिग्रहण बिहार की सबसे बड़ी एक समस्या में से रहा है। जमीन नहीं है चूंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इस कंडीशन में सरकार चाह रही है कि लोग अगर अपना जमीन नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा, तो लोग जमीन कैसे देंगे? मुआवजा अधिक दो। समझ रहे हैं? और इसके लिए अभी कैबिनेट जो कल बैठा था उसमें अप्रूवल हुआ। पिछला लेक्चर में आपको वही पढ़ाया था, यहीं से जोड़ के पढ़िएगा। पर्यावरण संतुलन पर निश्चित तौर पर असर पड़ने की बात की जा रही है। एक बड़े चैलेंज ये भी होगा। समाधान लेकिन क्या है? सस्टेनेबल माइनिंग। अब सस्टेनेबल माइनिंग क्या है इसको ठीक से समझ लीजिए। आपने इकोनॉमी और ज्योग्राफी पढ़ते हुए, एनवायरमेंट पढ़ते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विषय में पढ़ा होगा। सतत विकास, धारणीय विकास क्या होता है ये? यानी कि एक पीढ़ी हमारी और मान लेते हैं आपकी पीढ़ी, पीढ़ी ए, ये आज जो मिनरल्स मिले हैं या आज जो भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उसका जो इस्तेमाल किया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिए कि आने वाले समय में पीढ़ी बी, ये जो जनरेशन बी आएगा, इसके लिए भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि हम ही लोग सब खत्म कर दें और इनके पास कुछ बचे ही ना। समझ में आ रहा है?
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के कहा जाता है कि सस्टेनेबल माइनिंग वर्ड वहीं से निकला है, यानी कि माइनिंग ऐसा किया जाए जो धीरे धीरे लंबे समय तक किया जाए। मुर्गी देने वाली अंडा का कहानी सुना है कि अगर दो मुर्गी वो एक मुर्गी है, 2 अंडा डेली देती है, तो 2 अंडा लेके संतुष्ट रहिए। ऐसा नहीं कि मुर्गी को ही मार देना है कि इसके पेट में कितने अंडे हैं निकाल लेंगे, तो फिर मुर्गी मर जाएगी और क्या होगा, अंडा मिलेगा नहीं। वही बात यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल माइनिंग के तहत कहा गया है कि लंबे समय तक माइनिंग करते रहिए, क्योंकि एक ही बार अगर आप इस लालच में आ जाएंगे कि अधिक से अधिक माइनिंग कर लिया जाए तो बड़े स्तर पर क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा और लोगों को भी परेशानी होगी। तो ये बातें भी कही गई है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, इसको लेकर के मैंने पहले कहा कि बहुत सारे एनजीओ हंगामा करने के लिए बिहार में अब आने वाले हैं। जो भी पर्यावरणविद हैं वो देखना चाहेंगे कि सरकार किस तरह से काम करती है। स्थानीय लोगों का पुनर्वास सही से कराना होगा। और बिहार सरकार जो मुआवजे की कंडीशन मैंने समझाया था, जो नई नीति लेकर के आई है, उस नीति को सही से क्रियान्वित करना पड़ेगा, धरातल पर उतारना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पुनर्वास करा नहीं पाएंगे। और बिहार में इतनी पॉपुलेशन है, खास करके रोहतास भी देखेंगे, चाहे औरंगाबाद देखेंगे, गया जी देखेंगे, हर जगह ये, जम्मू में ये देखने को मिलेगा आपको, नवादा में यही देखने को मिलेगा, बांका में यही देखने को मिलेगा, भागलपुर में यही देखने को मिलेगा। वो जो पूरा पट्टी में नीचे से बताया, हर जगह ये पॉपुलेशन डेंसिटी है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा नहीं है। और ये 2011 का सेंसस है हमारे पास, तब ये हालात है। 27 का सेंसस आएगा तो ये तो और बढ़ने वाला है। इस कंडीशन में एक ही चीज है कि आप पुनर्वास सही से कराइए। लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ठगे हुए गए हैं, उनको ठगा हुआ महसूस नहीं होना चाहिए, फिर ये सफल होगा। ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग। अब ग्रीन टेक्नोलॉजी आजकल हम हर चीज में हरित जोड़ते हैं ना, कि पर्यावरण का इस्तेमाल किया जाए, पर्यावरण के स्वास्थ्य को देखा जाए। वह सरकार कैसे करती है, इस पर एक नजर होगा। निष्कर्षतः यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से बिहार में मिनरल्स मिले हैं, बिहार को लंबे समय से एक कृषि प्रधान राज्य के तौर पर हम लोग देखते आए हैं। आज भी बिहार में देखेंगे जो 75% जनसंख्या है वह कृषि और उससे जुड़े हुए गतिविधि पर निर्भर है। तो जब मिनरल्स मिला है बिहार को, तो बिहार के लिए औद्योगिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत शुभ होने वाला है। साथ ही पर्यावरण संतुलन के साथ अगर खनन का कार्य किया जाता है तो बिहार आने वाले समय में देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था में बढ़ने वाली है। और रक्षा क्षेत्र में बिहार बहुत बड़ी भूमिका आने वाले समय में निभाने वाली है। संभव है इस देश में बिहार रक्षा क्षेत्र को लीड करते हुए नजर आए। आने वाले समय में आप यह भी देख सकते हैं कि बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि बिहार के पास अब मिनरल्स है। समय के साथ बिहार की स्थिति बदलने वाली है। एक समय ध्यान दीजिए कि वो 16 महाजनपद, जिसमें सबसे समृद्ध महाजनपद जो हुआ करता था मगध ही हुआ करता था। भारतवर्ष की सर्वप्रथम संकल्पना विकसित करने वाला अगर कोई काल रहा तो मगध काल रहा। अब वही मगध का समय, मॉडर्न जो गोल्डन एरा इस देश का कहते हैं, वो वही रहा। लेकिन उस बिहार का इतना पतन हुआ, समय के साथ जो है वहाँ स्थिति खराब होती गई, विपदा आई। लेकिन अब जिस तरह से फिर मिनरल्स वगैरह मिल रहे हैं, कहा जा रहा है कि बिहार अब फिर से अपने इतिहास को दोहरा रहा है। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ इसलिए कहते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या वाकई बिहार में आने वाले समय में जन कल्याण की भावना पुष्ट होने वाली है, बहुत सारे रोजगार होने वाले हैं, लोगों को दूसरे राज्य में काम करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, पलायन रुक जाएगा? जो भी विचार हों आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा जो लोग भागलपुर से, बांका से, इसके अलावा जमुई से, नवादा से, औरंगाबाद, गया जी, रोहतास, कैमूर, इस एरिया से, जो नीचे वाला पट्टी दक्षिण का है, इस एरिया से है, तो कमेंट करके बताएं। आप बताएं कि आपके यहाँ कौन से मिनरल्स बिहार में लगातार मिल रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।